एक जंगल में दो पड़ोसी रहते थे। एक का नाम था राधा और दूसरी पड़ोसन का नाम था चमेली। दोनों ही सहेलियां थीं और दोनों ने अंडे दिए थे। राजू जी, आप जाकर भोजन लेते आइए, मुझे भूख लगी है। ठीक है राधा, मैं अभी भोजन लेकर आता हूँ, जब तक तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है राजू जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगी। बस आप जल्दी आ जाना भोजन लेकर के। फिर राजू वहां से जंगल की ओर भोजन लाने निकल पड़ता है। उड़ते उड़ते एक फलों के बगीचा में जा पहुंचता है। राजू वहां से टोकरी भर के फल जमा कर लेता है और फल लेकर वहां से निकल पड़ता है। उसी रास्ते में चमेली का घर था। चमेली और उसका पति राजू को अपनी खिड़की से देख लेते हैं आते हुए। अरे चतुर जी, वो देखिए, राजू टोकरी भर के फल लेकर जा रहा है। मुझे भी फल खाना है। जाओ, राजू से वो फल छीन कर लेते आओ। मेरा नाम है चतुर। चतुर की चालाकी से कोई नहीं बच सकता। अभी फल लेकर आता हूँ मैं। चतुर घर से बाहर निकलकर राजू का इंतजार कर रहा था। राजू भी थोड़ी देर में फल की टोकरी लिए उधर से आ रहा था। ओ राजू, रुक जा, चतुर की चतुराई से आगे मत जा, रुको। चतुर भाई, आप कहिए, क्यों मेरा रास्ता रोका है आपने? अरे, चतुर की चतुराई से कोई नहीं बचता, तो तुम कैसे बचकर जा सकते हो? चलो, मुझे ये फल से भरी टोकरी दो, क्योंकि मेरी चमेली पेट से है, उससे रसदार फल खाने का बहुत मन है, इसीलिए ये फल मुझे दे दो। नहीं नहीं चतुर भाई, ये मेरी पत्नी के लिए है। मेरी राधा मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जाने दो ये फल लेकर, वरना मेरी पत्नी इंतजार कर कर के थक जाएगी। अरे ओ राजू, तुम ये फल मुझे दे रहे हो या नहीं, या फिर मैं इसे छीन लूं? चतुर राजू से जबरदस्ती वो फल की टोकरी छीन लेता है। चतुर भाई, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अपनी बीवी बच्चों को दूसरों का भोजन छीन कर खिला रहे हो। शर्म करो अपनी बेईमानी पर। जब देखो दूसरों का भोजन छीन कर खिलाते रहते हो। शर्म नहीं आती मुझे। चल चल, निकलो यहाँ से, मुझे ज्ञान मत दो। राजू फिर से उस बगीचा की ओर चला जाता है और बागीचा से टोकरी भर के फल लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। राजू जी, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी, लेकिन आप नहीं आ रहे थे। इतनी देर कैसे हो गई आपको घर आने में? राधा, वो चतुर बहुत बदमाश है, उसने मेरी फल छीन लिया था। मैं फिर से दोबारा बगीचा गया था, इसीलिए मुझे आने में देरी हो गई है। वो दोनों कभी भी नहीं सुधरेंगे। एक नंबर का निकम्मा है दोनों। जब देखो दूसरों से भोजन छीन कर खाते रहते हैं। अब तो हद हो गई है राजू जी, दोनों सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जब देखो हर किसी से भोजन ही छीनते रहते हैं, आलसी पक्षी। फिर इसी तरह वक्त गुजरते गया। कुछ महीने गुजर जाने के बाद राधा के अंडे टूट जाते हैं और उसमें से प्यारे प्यारे चिड़िया बाहर निकल
होती हैं और इधर चमेली के भी अंडे फूट जाते हैं। उसमें से भी दो प्यारे प्यारे बेटा चिड़ा बाहर निकलते हैं। चमेली और चतुर दो दो बेटा देखकर बहुत खुश थे। दोनों ही पड़ोसी अपने अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थे। मेरे प्यारे बच्चा, तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। मम्मा मम्मा, पापा पापा, मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों को देखकर। जब मैं अंडे में था तो आप दोनों मुझसे बातें किया करते थे। अब तो अंडे से बाहर आ गया हूँ। अब तो सामने से बातें करेंगे हम सब। फिर राधा अपने बेटे गोलू को गले से लगा लेती है। ऐसे ही दिन गुजरते गया। गोलू बड़ा होते गया। इधर चमेली की भी दोनों बच्चे बड़े होते गए। दोनों पड़ोसी अपने अपने बच्चों को उड़ना सिखा रहे थे और बच्चे भी उड़ना सीख जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरते गया। तभी एक दिन चमेली के बेटे चमेली से बोलते हैं, मम्मा मम्मा, गोलू के घर पर ढेर सारी भोजन और फल जमा किया हुआ है। क्या आज रात को मैं और मोनू जाकर वो अनाज और फल चुरा सकता हूँ? हाँ हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पूछने की क्या जरूरत है। जाओ जाकर के चोरियां करो तुम दोनों भाई। हाँ हाँ मेरे शेर बेटा, पूछने की क्या जरूरत है। और भला इतनी मेहनत की क्या जरूरत। हम तो वैसे भी आलसी पक्षी है और हमारे दोनों बेटे भी आलसी ही बनेंगे। मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। हमसे भला काम कहाँ होता है जो मेहनत करके भोजन ढूंढेंगे हम लोग। इसीलिए बच्चों, जिंदगी में शॉर्टकट आजमाओ। चोरियां करो चोरियां। ठीक है मम्मा पापा, आज रात को सारा भोजन चोरी कर लूंगा। रात होते ही दोनों भाई राधा के फल चुराने चले जाते हैं। पहले तो दोनों भाई खिड़की से देखते हैं। भाई गोलू और उसके माँ बाप गहरी नींद में सो रहे हैं। यही सही मौका है भाई फल चुराने का। चलो जल्दी जल्दी चलो और चोरी करो जल्दी से। फिर दोनों भाई फल चुराकर अपने घर आ जाते हैं। इसी तरह सुबह हो जाती है। राजू जी देखिए ना, आज मुझे फल कम लग रहे हैं। क्या आपने टोकरी से फल लेकर खाए हैं क्या? नहीं राधा, मैंने फल नहीं खाए हैं। शायद तुम्हारा कोई वहम होगा, टेंशन मत लो। इसी तरह हर रात को सोनू और मोनू हर दिन राधा के घर से चोरी करने लगते हैं। हाय दैया, आज भी मेरे फल कम है। हो ना हो कोई तो मेरे घर आकर चोरी कर रहा है। आज रात को मैं नहीं सोऊंगी। आज चोर को पकड़ के ही रहूंगी। देखती हूँ कौन चोरी करने आता है मेरे घर पे। आज भी रात हो जाती है और सोनू और मोनू हर दिन की तरह आज भी फल चुराने आ जाते हैं। तभी राधा जागकर देख लेती है। चोर चोर, राजू जी चोर, उठिए जल्दी उठिए, देखिए चोर आया है। राधा, ये चोर नहीं है, ये तो बाप 1 नंबरी और बेटा 10 नंबरी। ये तो चमेली का बेटा है, सोनू और मोनू। अच्छा जी, तो तुम दोनों थे। बहुत दिनों से तुम लोगों ने मेरे फलों की चोरी करके खा लिए। तुम लोगों को शर्म नहीं आती चोरी करते हुए?
और वो भी पड़ोसी के घर में चोरी करते हो। आंटी जी, वो 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 मम्मा पापा ने कहा था चोरी करने को। अभी जाती हूँ मैं तुम्हारे माँ बाप के पास, चलो मेरे साथ। चमेली उठो, ये तुम्हारे बच्चे मेरे घर में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। क्या तुम अपने बच्चों को चोरी करने को सिखाती हो? शर्म करो रे, शर्म करो। चोरी करने के लिए सिखाती हो बच्चों को? अच्छी तालीम सिखाना चाहिए तो चोरियां करने को सिखाती हो। चमेली, कान के पर्दे हटाकर सुन लो, आज के बाद मेरे घर में चोरी करने के लिए मत भेजना, वरना फिर अच्छा नहीं होगा। और हाँ, अपने बच्चों को चोरियां करने को मत सिखाओ, तुम लोगों का ही नुकसान होगा। बच्चे जैसे संस्कार पाते हैं वैसा ही रिजल्ट देते हैं अपने माँ बाप को। इसीलिए चमेली, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाओ। राधा, तुम अपना चप्पड़ 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 अपने पास रखो, ज्यादा ज्ञान मुझे मत सिखाओ। और चोरी ही तो कर रहे हैं, किसी की जान तो नहीं ले रहे हैं ना। जाओ जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। एक तो मेरे घर में आ गई और उल्टे मुझे ही दे रही हो ज्ञान। चल जा जा, निकल यहाँ से। चिड़िया वहां से चली जाती है। चमेली अपने बच्चों को बुरी आदतें सिखाती और इधर राधा अपने बच्चों को अच्छी आदत सिखाती है। ऐसे वक्त गुजरते गया। तभी एक दिन जंगल में सोनू और मोनू और उसका बाप चतुर सभी सैर कर रहे थे। तभी रास्ते में गोलू मिल जाता है। गोलू बेटा, तुम इतनी तेज धूप में यह फल लेकर कहाँ जा रहे हो? चतुर अंकल, ये फल मैं अपने माँ बाप के लिए लेकर जा रहा हूँ। गोलू बेटा, मैं तो कहता हूँ क्या ही जरूरत है इतना सेवा करने की। गोलू बेटा, तुम्हारी भी तो जिंदगी है, क्या अपने जिंदगी के लिए कुछ भी नहीं करोगे? अपने माँ बाप की सेवा करना बंद कर दो और जाकर कहीं काम करो, पैसे कमाओ, पैसे, अमीर बनो। जब देखो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करते रहते हो, पागल कहीं का। जाओ जाकर पैसे कमाओ। चतुर चाचा जी, सबसे पहली बात, अपने माँ बाप की सेवा करने से कभी भी कोई औलाद गरीब नहीं होता, और माँ की सेवा करने से कभी भी कोई औलाद बदनसीब नहीं होता। इसीलिए अच्छा होगा आप मुझे गंदी बातें मत सिखाइए, क्योंकि आपकी चालाकी मुझ पर कोई काम नहीं करेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर गोलू वहां से चला जाता है और चतुर टुकुर टुकुर देखते ही रह जाता है। अरे ओ बूढ़े बाप, टुकुर 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 देखते ही रहोगे? चलो बूढ़े बाप, अभी तुझे भोजन ढूंढकर मुझे देना भी है। सोनू और मोनू, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे अब काम नहीं होगा। अरे, अब तो तुम लोगों को मुझे भोजन ढूंढ कर देना चाहिए, उल्टा मुझसे ही तुम दोनों भोजन ढूंढवा रहे हो। इतना बोलकर वहां से सोनू और मोनू चले जाते हैं और चतुर मन ही मन सोचता है, काश मैं भी राधा की तरह अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाता, तो आज मेरे बच्चे मेरी कदर करते। मेहनत करने के लिए सिखाता तो आज मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। हाय रे मेरी करतूत। चतुर इसी तरह सोच सोच कर दुखी था, मगर अब दुखी होने से क्या फायदा।
एक जंगल में चिड़ियाओं का बसेरा था। उसी जंगल में राधा और राजू अपनी 5 बेटियों के साथ रहते थे। वह हंसता खेलता परिवार था, सभी खुश रहते थे। राधा, क्या नाश्ता बन गया? अगर नाश्ता बन गया है तो मुझे खाने को दो, मुझे खेत पर जाने के लिए लेट हो रहा है। राधा, आज मैं देरी से आऊँगा क्योंकि आज खेतों में चने की कटाई करनी है, जिससे मुझे घर आने में देरी हो जाएगी। राजू जी, ये लीजिए नाश्ता। आज आपकी 5 बेटियों ने मिलकर ये नाश्ता बनाया है। वाह राधा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मेरी प्यारी बेटियों, ऐसे ही खाना बनाना सीखो। ससुराल में खाना बनाकर सभी को खिलाना होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ राधा। राजू नाश्ता करके अपने काम पर चला जाता है। राजू खेतों में मजदूरी का काम किया करता था। ऐसे ही फिर अंधेरी शाम हो जाती है। राजू भी अपना काम खत्म करके घर वापस लौट रहा था। अंधेरे होने के कारण राजू को सामने बड़ा सा पेड़ दिखा ही नहीं और राजू उस पेड़ से जाकर जोर से टकरा जाता है, जिसके वजह से राजू की वहीं मौत हो जाती है। उसी रास्ते से टोकन बर्ड गुजर रहा था। टोकन बर्ड तुरंत जाकर राधा को बताता है, राधा राधा, तुम्हारी पति की मौत हो गई है। क्या कहा आपने? मौत? ये कैसे हो गई टोकन बर्ड? अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राधा की तो जान बसती थी राजू में। राधा ऐसा सुनते ही रोने लगती है, मानो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गया। लेकिन अब बेचारी कर भी क्या सकती थी। रोने से अब कोई फायदा नहीं है राधा, सब्र रखो और अपनी बेटियों का ख्याल रखो, क्योंकि अभी इन्हें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। अब मैं अकेले कैसे अपनी बेटियों को देखभाल करूंगी? न जाने ये कैसे मुसीबत आ गई है हमारी जिंदगी में। अच्छा राधा, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर टोकन बर्ड वहाँ से चला जाता है। राधा अपने पति को खोकर बहुत दुखी थी। अब 5 बेटियों की जिम्मेदारी राधा पर आ गई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। तभी राधा काम ढूंढने जाती है। उड़ते उड़ते वो महाराज गंगाधर के पास चली जाती है। महाराज गंगाधर, क्या आपके पास कोई काम है? अगर कोई काम है तो मुझे काम दे दीजिए, क्योंकि मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। हाँ राधा, मेरे पास काम है। तुम मेरे लिए खाना परोसने का काम करना। अच्छा, अब तुम जाओ, कल से समय पर आ जाना काम करने। ठीक है महाराज गंगाधर, मैं सुबह ही आ जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, अब मैं घर के लिए चलती हूँ। फिर राधा वहाँ से चली जाती है। मेरी बेटियों, तुम सब चिंता मत करो, मैं अब काम करने जाऊंगी। मुझे महाराज गंगाधर के यहाँ खाना परोसने का काम मिल गया है। अब मैं हर रोज काम पर जाया करूंगी। मम्मा मम्मा, मुझे पढ़ाई करना है, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ मम्मा। मेरी बेटी, तनख्वाह तो आने दो, मैं तुम सभी का स्कूल में दाखिला करा दूंगी। ऐसे ही रात से सुबह हो जाती है और राधा अपने काम पर निकल पड़ती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब राधा की बेटियां भी बड़ी हो गई थी। मम्मा मम्मा, हम लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, क्या हम लोगों को पढ़ना नसीब नहीं है? गुड़िया बेटी, मेरी तनख्वाह इतनी कम है कि मैं पढ़ा भी नहीं सकती तुम लोगों को। बेटियों, मुझे माफ़ कर दो। मम्मा, इसमें माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है? मम्मा, आप अकेली इतना सब कुछ करती हैं, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। मम्मा, हम लोग भी काम करना चाहते हैं, जब हम सभी काम करेंगे मिलकर तो हमें दिक्कत नहीं होगी। गुड़िया बेटी, आजकल का ज़माना ठीक नहीं है, जवान पक्षी देखकर
सभी तुम लोगों को तंग करेंगे, क्योंकि हम लोगों का कोई नहीं है जो किसी तरह बात बिगड़ने पर हमारे लिए कोई बोले। मैं तुम सभी का शादी करा दूंगी, तुम सभी अपने अपने ससुराल में खुश रहना। राधा इसी तरह अपनी बेटियों को समझाती है और फिर ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। राधा की बेटियों की शादी की उम्र हो गई थी। राधा भी टेंशन में रहती थी। राधा सोते सोते सोच रही थी, हे ऊपर वाले, तुम्हारी लिखी हुई किस्मत भी अजीब होती है। मैं इस जमाने में अकेले 5-5 बेटियों की कैसे शादी करूंगी। हे ऊपर वाले, कल मैं शादी के लिए लड़का ढूंढने जाऊंगी, मेरी मदद करना। राधा ऐसा सोचते सोचते सो जाती है और फिर सुबह हो जाती है। राधा उठते ही सीधा अपनी सहेली चमेली के घर जाती है। राधा, तुम मेरे यहाँ, कहो क्या काम है? चमेली बहन, काम तो है, अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं अपनी बात कहूँ? हाँ राधा, तुम तो मेरी सहेली हो, तुम बिल्कुल कह सकती हो, बोलो क्या कहना चाहती हो? चमेली बहन, बहुत ही उम्मीद लेकर आई हूँ। हम लोग एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, क्यों ना हम लोग दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल लें। तुम अपने दोनों बेटों की शादी मेरी दोनों बेटियों से कर दो। राधा, तुम होश में तो हो? 4 बातें क्या कर ली, तुम तो रिश्ता करने की सोचने लगी। तुम्हारी हैसियत ही क्या है जो तुम दहेज दोगी? मैं बिना दहेज लिए अपने बेटों की शादी नहीं करूँगी, समझी? अब तुम जा सकती हो। राधा वहाँ से चली जाती है। उड़ते उड़ते राधा एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, मेरे पास दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या मेरी बेटियों की शादी नहीं होगी? हे ईश्वर, मेरी बेटियों के रिश्ता लगा दे। अब मैं कहाँ जाऊँ रिश्ता ढूंढने? मेरी नज़र में कोई और है भी तो नहीं, क्या करूँ? हाय, मैं क्या करूँ? अरे हाँ, याद आया, नीलू है ना, उसके घर में भी एक लड़का है शादी करने के लिए। हाँ, अभी जाती हूँ बात करने, शायद नीलू मान जाए। फिर राधा उड़ते उड़ते नीलू के घर चली जाती है। अरे राधा बहन, तुम बहुत समय के बाद आई हो, कहो क्यों आई हो? क्या हुआ जो तुम्हें घर आना पड़ा? नीलू, मैं तुमसे अपनी बेटी की रिश्ता की बात करने आई हूँ। क्या तुम अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करोगी? नीलू, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, तुम्हारी बहुत सेवा करेगी, जैसा कहोगी वो वैसा ही करेगी। अरे ये सब तो ठीक है राधा, लेकिन आज के ज़माने में भला कौन ही बिना दहेज की शादी करता है? अगर दहेज में सोने की चैन, एक 4 व्हीलर कार, एक 2 व्हीलर बाइक और दीवान सेट चाहिए, अगर दे पाओगी तो ठीक है, जब बोलेगी शादी करा दूंगी। लेकिन जो बोली हूँ वो सारा सामान देना होगा। अगर अब भी हमारे घर का रिश्ता मंजूर है तो बोलो। ठीक है नीलू, मैं पूरी कोशिश करूँगी सारा सब कुछ सामान देने के लिए। ठीक है राधा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। और हाँ, कब बारात लेकर आना है ये भी मुझे बता दो। नीलू बहन, तुम बारात लेकर परसों आ जाना। और हाँ नीलू बहन, अगर दहेज में कुछ कमी हो जाए तो पीछे मत हटना, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगी सारा सामान को इंतज़ाम करने का। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे तैयारियाँ भी तो करनी होगी। राधा, दहेज में कोई कमी मत करना, वैसे भी तुम अपनी बेटी को ही तो सारा सामान दोगी। और हाँ, मुझे इससे क्या लेना देना, तुम्हारा इस दुनिया में कोई है या नहीं है, मुझे सिर्फ लड़की और दहेज से मतलब है।
अब तुम जा सकती हो, मैं परसों बारात लेकर आऊंगी। फिर राधा वहां से अपने घर चली जाती है। पिंकी बेटी, मैं तुम्हारा रिश्ता नीलू आंटी के बेटे से तय करके आई हूँ। बेटा, तुम परसों दिन तैयार हो जाना शादी करने के लिए। राधा बहुत खुश थी, उसकी बेटी का रिश्ता तय हो गया है, और दूसरी तरफ दुखी भी थी क्योंकि उसे दहेज देने का टेंशन था। इसी तरह राधा सोचते सोचते अपने घोंसले में ही सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। सुबह होते ही राधा महाराज गंगाधर के पास जाती है। महाराज गंगाधर, मुझे आपसे मदद चाहिए। हाँ राधा, बोलो, कैसी मदद चाहिए तुम्हें? महाराज गंगाधर जी, मेरी बेटी की शादी तय हो गई है, इसलिए मुझे दहेज देने के लिए सामान खरीदना है। सोने की चैन, 4 व्हीलर कार और दीवान सेट और सारा सामान और 2 व्हीलर बाइक भी। महाराज जी, बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास, मेरी मदद कर दीजिए। राधा, मैं तुम्हें पहले ही बहुत उधार दे चुका हूँ, अब कितना उधार लोगे मुझसे? महाराज गंगाधर जी, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। राधा, मैं इतना नहीं कर सकता। तुम्हारी बेटी की शादी है तो मैं बस इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारी बेटी के लिए एक बाइक और बर्तन दिला सकता हूँ। अब तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे घर सामान भिजवा दूंगा। फिर राधा वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो बहुत टेंशन में थी। अब समय भी नहीं बचा था। राधा उड़ते उड़ते टोकन बर्ड के पास जाती है। टोकन बर्ड, मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ राधा, बोलो, क्या काम है मुझसे? टोकन बर्ड, मैं अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता तय कर दी हूँ और दहेज में सामान देने के लिए पैसे घट रहे हैं। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? राधा, मेरी पत्नी की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, उसके इलाज में ही मैं तो कंगाल हो गया हूँ। मुझे माफ़ कर दो राधा, मैं इस वक्त तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। ठीक है टोकन बर्ड, अब मैं चलती हूँ। राधा निराश होकर वहाँ से चली जाती है। राधा अपने घोंसले में सोकर सोचने लगती है, ना जाने सुबह अब क्या होगा, ना ही वक्त है ना ही कोई अपना जिससे मैं मदद मांगू। हे ऊपर वाले, गरीब के घर बेटियां क्यों देते हो? हे ईश्वर, गरीब के घर बेटियां मत देना, वरना ऐसे ही बुरा हाल होगा जो आज मेरी बेटियों का है। इस दुनिया में कोई भी फ्री में शादी नहीं करता है, ना ही गरीब का कोई साथ देता है। राधा टेंशन से पूरी रात नहीं सो पाती है और इसी तरह सुबह हो जाती है। सभी पंछियाँ इकट्ठा हो जाते हैं। नीलू भी अपने बेटे के साथ बारात आ जाती है। इधर पिंकी दुल्हन बनी सजी संवरी बहुत सुंदर लग रही थी। तभी नीलू राधा से बोलती है, राधा, सोने की चैन नहीं है, ना 4 व्हीलर कार, ना ही दीवान सेट। शादी करने से पहले मैंने सब कुछ बताया था तुम्हें, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? नीलू, मैं इंतज़ाम करने का बहुत कोशिश की थी, लेकिन नहीं हो पाया। मैं शादी के बाद दहेज दे दूंगी, तुम चिंता मत करो। साथियों, यहाँ शादी नहीं होगी, यहाँ से चलो। नीलू, तुम ये क्या कह रही हो? शादी मत तोड़ो। नीलू, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो। राधा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था दहेज में कोई कमी नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम मेरी बेइज्जती की हो बुलाकर। 2 कौड़ी की पक्षी
औकात नहीं है और शादी करने बैठी है बेटियों को। जब इतनी गरीबी हो तो बेटियों को जन्म ही क्यों दी थी। नीलू वहां से चली जाती है। सभी मेहमान भी चले गए थे। राधा शादी को बचाने के लिए बहुत कोशिश करती है, मगर दहेज की वजह से राधा की बेटी की शादी नहीं हो पाती है। राधा अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखकर रोए जा रही थी। बेचारी अकेली माँ करती भी क्या। हे ऊपर वाले, इतनी गरीबी तूने मुझे क्यों दी? दहेज की वजह से मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? मम्मा चुप हो जाओ। इस दुनिया में गरीब घर की बेटियों का ऐसा ही हाल होता है। मम्मा, हमें रोने से कोई फायदा नहीं है। अब हमें आगे बढ़ना होगा। अगर ऐसे ही रो रो कर अपना बुरा हाल करते रहे तो हम सभी भूखे ही मर जाएंगे। जिंदा रहने के लिए मम्मा हमें आगे बढ़ना ही होगा। माँ बेटी सभी अपनी गरीबी पर रो रहे थे। फिर पिंकी अपनी माँ को चुप कराती है। पिंकी और सभी बहनें मिलकर अपनी माँ को चुप करा रहे थे। सभी बहनें मिलकर समझा रहे थे कि अब रोने से कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़ना चाहिए।